पंच की जो तहसील की संस्था है आज की तारीख में, उसका मैं रजिस्टर्ड संस्था का फाउंडर अध्यक्ष मैं हूं। 52 दुकानें बनाकर समाज के लिए एक बड़ी देन इस कमेटी के माध्यम से कौम के लिए मैंने दी है। बला का मैंने 4000 पेड़ लगवाया। चुनाव बेहद मुकाबले का हो गया क्योंकि इन सबकी प्रतिष्ठा इनसे जुड़ी हुई थी। हम चाहते थे कि हम छोटी जगह से जीते हैं और आप चेयरमैन हैं, आप सम्मान के साथ अपना व्यवहार करिए। जो हाल नवाबगंज का है वो पूरे हिंदुस्तान का है। सिर्फ नवाबगंज पर कहकर ये बात अपने संगठन की कमजोरी को मैं बयान नहीं कर सकता हूं बेवजह। एक ऐसा काम बताइए भगवत जी ने किसी मुस्लिम के साथ किया हो, जिनकी बात कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर ताहिर, आप इशारे में कर रहे हैं, चूंकि हम मीडिया से हैं इसलिए हमें खुलकर वो बात रखना पड़ेगी अपने दर्शकों के सामने। आपका इशारा भाई है, पढ़े लिखे हैं तो घुमा के ही जवाब देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं आप पर एक आरोप है कि आपने डॉक्टर ताहिर को हराने के लिए हमेशा, जब से आप चेयरमैनी लड़े, आप उस टाइम आप कामयाब नहीं हो सके, उसके बाद से आप लगातार डॉक्टर ताहिर को हराने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। आरोप तो तब भी लगेंगे जब नवाबगंज की जनता का रुझान ही एक तरफा नजर आ रहा है, तो उन्हें हर वो काम गलत नजर आएगा जो उनके खिलाफ है। बड़ा बेइज्जत करके मुस्लिम ने बहुत वोट दिया और एक वक्त ऐसा भी रहा कि मुस्लिम ने वोट नहीं भी दिया। मुझे पूरी जिंदगी मुझे बेईमान लोग कहते रहे और मुझे आत्मविश्वास अपने भला बताया कोई, और जब चुनाव हो जाता तो मैं ईमानदार हो जाता हूं कि नहीं। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्टार शख्सियत, और स्टार शख्सियत में आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो समाज, राजनीति और शिक्षा में अपना योगदान दिया। यहाँ हमारे साथ इस वक्त ऐने अंसारी मौजूद हैं। ऐने अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातें करेंगे और किस तरह से नगर की राजनीति चल रही वो भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टार शख्सियत में जैसा कि आप देखते हैं सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी, जो हर लगातार एपिसोड में है। आज फिर हम लोग 2 रिपोर्टर एक पॉडकास्ट शुरू होने जा रहा है। तो अंसारी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी आपके स्टार शख्सियत में चैनल का और चैनल के सभी दर्शकों का पहले आभार व्यक्त करता हूँ। जानना चाहेंगे, जैसा कि हम अपना पोस्ट कार्ड जब शुरू करते हैं तो उससे पहले कुछ पूछते हैं कि आपकी जो है जिंदगी का सफर है शिक्षा के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आपने सवाल बेहतर किया है क्योंकि ये सवाल मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ भी है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बहुत ही लेबर क्लास से मेरा संबंध रहा और मेरी जिंदगी के 3 पहलू जो आपने अभी बताए, शिक्षा का क्षेत्र भी है, राजनीतिक क्षेत्र भी है और समाज का क्षेत्र भी है। तीनों में जहां तक मेरा अपना मानना है, मैंने बहुत बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा जो शुरुआत होती है, गांव से मेरा संबंध है मुड़िया भीकमपुर। मेरे वालिद, मेरी माँ या परिवार की जो बैकग्राउंड रही वो बहुत शिक्षा से दूर रही, लेकिन मेरे वालिद की सोच इतनी ऊंची थी कि वो अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में उस वक्त सोचा जिस वक्त शिक्षा के बारे में समाज के लोग बहुत कम सोचा करते थे। और नतीजा ये निकला कि हम सभी भाई पढ़े लिखे हैं। साथ में उस वक्त मैंने शिक्षा प्राप्त की, मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, एलएलबी किया, और उस वक्त किया कि जिस वक्त मैं मुड़िया से नवाबगंज में आया, उस वक्त जहां तक मेरी अपनी मालूमात है, मेरी शिक्षा के मामले नवाबगंज में शायद ही कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। उस वक्त मैं नवाबगंज में स्थापित हुआ। यहां से मेरी शिक्षा की शुरुआत होती है और शिक्षा की जो मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है वो एक कोचिंग से शुरुआत होती है। जिन दिनों मैंने पढ़ाना शुरू किया उस वक्त पढ़ाने वाले लोग ट्यूटर के रूप में एक मेरे गुरु खुद ही श्री सिद्धराम शुक्ला जी थे। इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। उस वक्त मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पढ़ाने से की और तकरीबन 40 या 42 साल तक मैंने शिक्षा के क्षेत्र में यह काम किया। और नतीजा यह निकला कि मेरी इस कोचिंग से जुड़ाव के बाद रिजल्ट जो ये रहा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डीएम तक भी बने, जज भी बने, डॉक्टर्स बने। ये बड़ी पोस्टें हैं। इसके अलावा जहां तक टीचर्स की बात कहूं, लेखपाल की बात करूं या वकीलों की बात करूं, तो इसकी कोई गिनती मुझे पता नहीं कि कितना बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ मौजूद है।
परवेज साहब, जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा और बता दूं थोड़ी। इसके अलावा शिक्षा से लगाव भी मेरा बहुत रहा और नतीजा ये निकला कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जिन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 78 से, वही बच्चे ग्रेजुएट होकर आगे बढ़े जिनकी शुरुआत मैंने की थी। जैसे शमशाद मोहम्मद अली, ये शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग टीचर के रूप में आए। अब तो आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और उसी शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरी समाज से मेरा जुड़ाव था शिक्षा का, वो ये नतीजा निकला कि मैं डिग्री कॉलेज में, मेरी परिस्थितियां मेरे विषम थी, इसके बावजूद मैं डिग्री कॉलेज में उस वक्त एक मेंबर के रूप में स्थापित हुआ, जबकि यहाँ के नवाबगंज के बड़े बड़े और पैसे वाले लोग भी उसमें शामिल नहीं हुए। क्योंकि मेरा रुझान शिक्षा से जुड़ा था, इसलिए मैंने विषम परिस्थितियों में भी उसकी मेंबरशिप को मैंने स्वीकार किया, इसलिए ताकि उस शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज में भी मेरी सेवाएं होती रहे। और आज की तारीख में उसी का नतीजा है कि मैं आज भी उस डिग्री कॉलेज का उपाध्यक्ष आज भी मौजूद हूं। ये मेरी शिक्षा का सफर रहा। और चूंकि 3 बिंदुओं पर आपने कहा है, आपके सवाल बाद में जवाब दूंगा मैं। दूसरा क्षेत्र आता है समाज सेवा का। तो समाज के क्षेत्र में भी मैं बहुत बढ़ चढ़कर, जहां तक मेरा प्रयास रहा है, शुरू से ही मैं रहा। और उस समाज सेवा का नतीजा यह निकला कि मैंने एक नवाबगंज की जो तहसील की संस्था है आज की तारीख में, उसका मैं रजिस्टर्ड संस्था का फाउंडर अध्यक्ष मैं हूं। उस संस्था का अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का धार्मिक संस्था है, वो जो तहसील की बड़ी संस्था है, उसका फाउंडर अध्यक्ष मैं हूं। और उस संस्था के माध्यम से जो भी काम आज की तारीख में हो रहे हैं, उनमें बहुत से काम मैंने खुद भी किए। जैसे 4.5 साल तक एक जमींदार से लंबा संघर्ष करने के बाद कब्रिस्तान मार्केट को मैंने तैयार किया गया। तब कौम के लिए उस जगह को स्थापित कर दिया। और नतीजा निकला कि 52 दुकानें बनाकर समाज के लिए एक बड़ी देन इस कमेटी के माध्यम से कौम के लिए मैंने दी है। जो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन जो कमेटी बनाई गई थी, इसका क्या मकसद था? क्या आज के मौजूदा टाइम में वो काम सही कर रही? देखिए, ऐसा है, मकसद उस किसी भी संस्था का हमेशा बेहतर होता है, लेकिन परिस्थितियों के बदलते बदलते उस लोग जो बदलते रहते हैं, उनकी सोच में कहां तब्दीली आ गई, ये उनकी सोच का नतीजा रहता है। क्योंकि शुरू में जिसको लक्ष्य लेकर चलता है, जो उसका फाउंडर होता है या जो उस बुनियाद डालने वाला है, उसका जो मकसद था, उस मकसद के तहत संस्था को तैयार किया। लेकिन बाद में चलकर बहुत सारे लोग हैं जो उस संस्था के उन उद्देश्यों को पूरा नहीं भी कर पाते हैं। हालांकि समाज का जो काम है, आज भी नवाबगंज की मुस्लिम समाज के जो भी काम है, ऐसी स्थिति पर संस्था है कि उसके ही निर्देशन पर ज्यादातर समाज कौम के जो काम है, कार्यक्रम है, वो आज भी उसी के माध्यम से, उसी के प्रबंधन में, उसी के ही देखरेख में आज भी आयोजित होते हैं। इसके अलावा भी इस संस्था के माध्यम से 2 काम और भी किए गए। कब्रिस्तान की बड़ी मार्केट तो है ही बड़ी जो उपलब्धि है कौम के लिए। इसके अलावा ये जो काम जो मैंने ही खुद किया, कमेटी ने बाद में तो और भी किए हैं। जैसे करबला का मैंने 4000 पेड़ लगवाया। एक आलम साहब थे रेंजर, उनसे मेरी बहुत उठक बैठक थी, तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि आप प्लांटेशन कर दीजिए। तो 4000 पेड़ उस पर लगाया, जिसके पेड़ों को कई बार काटकर उसकी आमदनी हुई। आज भी पेड़ कुछ लगे हुए मौजूद हैं। इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर भी जो लिप्टिस दिखाई दे रही है, जो 20 लाख की लिप्टिस बेची जा चुकी है अब तक, और उसका पौध आज भी, उसका जो बुनियादी पेड़ है कटने के बाद भी, वो आज भी वो लिप्टिस आज भी कौम के लिए फायदा पहुंचा रही है। ये भी उस वक्त की ही देन है जिस वक्त मैं अध्यक्ष था। और मैं अध्यक्ष जब रहा, उस वक्त संस्था इतना बेहतर काम कर रही थी। नतीजा ये था कि कमेटी के अंदर किसी तरह का ना विरोध था, न समाज के लोगों में किसी तरह का विरोध था, बल्कि पूरा समाज, मुस्लिम समाज खास तौर पर इस संस्था का बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था और इससे बहुत उम्मीदें करता, जिसकी बुनियाद पर मैं 18 साल कंटिन्यू अंजुमन का अध्यक्ष रहा। और रियाज साहब तो जानते हैं, जो मौजूद हैं। चचा, चूंकि दर्शक जो देखना चाहते हैं, छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी बातें, और उसमें भी परवेज साहब आजकल, क्योंकि दर्शकों को चाहिए, अगर लंबा जीवन परिचय आपने जिस ढंग से बताया, उसके बाद संस्था से जुड़े, लेकिन एक चीज और भी याद है मुस्लिम के लिए, अगर अंजुमन की बात कर रहे हैं, पहले मैं वहीं आता हूँ। एक जो आपका सबसे बेहतरीन काम है, एक हम जो जुलूस देखते हैं ईद मिलादुन नबी के, हाँ, ये हम बहुत छोटे थे उस टाइम, वो भी देन
कहीं ना कहीं आपकी। हाँ, यस, बिल्कुल। कई बच्चों को लेके चले तो बहुत संक्षिप्त में और बताते चले। लेकिन रियाज जी, अंजुमन आज जो मैं वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उस पर भी एक जो जुलूस आज उसमें बहुत सारे लोगों को 85,000 लोग रहते इसकी हैं। जानकारी नहीं है। उसमें यह था कि बहुत ही शुरुआती दौर में तकरीबन 35 से 38 साल पहले जामा मस्जिद से जो मदरसा प्रभात नूरुल फेरी उलूम के रिजविया नाम से था। में, हाँ, मदरसा अनवारुल उलूम रिजविया, मदरसा नूरुल उलूम रिजविया, उसके चंद बच्चे या उसके टीचर 10, 20, 50 बच्चे छोटे छोटे और उनके टीचर जामा मस्जिद चलकर कुरैशी नगर से उसी बस्ती में होकर वापस चले जाते। तो वो जुलूस का शक्ल नहीं थी, प्रभात फेरी का रूप था। लेकिन अब अंजुमन चूंकि अस्तित्व में आ चुकी थी, हम लोग भी चूंकि वो समाज का काम था, कौम का काम था, तो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें शामिल हो गया। और जब वो जुलूस 10, 20, 50 बच्चों के तहत जब चला और ये जुलूस अलाउद्दीन सेठ साहब के यहां आया, तो हमारे सेक्रेटरी था जमील अहमद मरहूम सूफी सिद्दीकी साहब, वो हमारे शागिर्द भी थे और हमारी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी थे उन दिनों। लेकिन समाज की बहुत सारी बातों से वो बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। वो बोले, भाई साहब, जुलूस निकलते हैं, अपने लोग जुलूस सड़क पर क्यों नहीं निकालते हैं? ये उनके दिमाग में आया। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा है बेटा, ये जुलूस धार्मिक जुलूस हैं, जो डिसाइडेड रूट से हैं, उन्हीं पर जुलूस निकलते हैं। बोले नहीं, निकलना चाहिए भाई, सबके जुलूस निकलते हैं तो हम लोगों को जुलूस भी निकालना चाहिए। हमने चलो आज हम अपना जुलूस निकालते हैं। वहां से हमने बच्चों को मोड़ दिया अलाउद्दीन की गली से, और ऐसे करके जो चौकी थी, पुरानी चौकी थाने की, यहां से बच्चों को लिया। टीचर हमारे साथ छोड़कर भाग गए, टीचर कोई नहीं बचा, उन्हें डर लगा पता नहीं क्या हुआ। हम उससे ले गए जुलूस को अंदर बस्ती से होते हुए, बाबूराम धर्मशाला से होते हुए, बंजारान के रोड से मेन रोड पर जामा मस्जिद वापस। लेकिन उसमें हमने शब्बन भाई हमारे और अली अख्तर जैदी या हारून, ये 3 पत्रकार थे उस वक्त। इनके अलावा कोई और दूसरा पत्रकार भी नहीं था, पत्रकार नहीं बल्कि ये समझ ना ये क्या नाम, फोटोग्राफर। अच्छा, ये फोटोग्राफर। तो इन्होंने जगह जगह की फोटोग्राफी भी की, क्योंकि तीनों कमेटी में सदस्य भी थे और फोटोग्राफर्स भी हैं। पहला साल गुजर गया, दूसरा साल आता है, लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ा, अंजुमन के लोग भी बढ़े। हालांकि उस वक्त अंजुमन में सिर्फ 25 लोग थे, यह विस्तार बाद में हुआ। यह जुलूस फिर निकला और फोटोग्राफी फिर हुई, 10-20 बस्ती के लोग भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन बीच में हमने ये भी किया कि चूंकि हमारा संबंध भी नवाबगंज के चूंकि शिक्षा से जुड़ा रहा, और उस वक्त जिस वक्त मैं पढ़ाता था उस वक्त मेरा जुड़ाव मुस्लिम में कम, हिंदू समाज में चूंकि एजुकेशन का लगाव ज्यादा था, तो जितना आज की तारीख में आपको बीजेपी का लीडर जो चमकता हुआ, ये सबसे संबंध मेरे आज भी हैं और उस वक्त भी थे। तो इनको भी मैंने अपने साथ साथ जोड़ा रोड पर लाकर, तो ये तो आपकी अंजुमन की बात रही। नहीं, अभी मैं बता देता हूं। ये जुलूस चूंकि सवाल किया, तो ये दूसरा साल जो चल रहा था, ये लोगों के फोटो भी आ गए, शामिल हो गए, ये लोग भी जुलूसों में शामिल हो गए। इतना जहन खराब भी नहीं था उन दिनों, समाज का हिंदू और मुस्लिम की बातें भी नहीं थी, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये काम करते थे। तीसरा साल फिर आता है, और तीसरे साल आने के बाद ये जुलूस अब इस रोड से निकलता है जो आज की तारीख में निकलता है। इधर से निकला लेकिन बाईपास न जाकर अंदर ही गया। लेकिन ये जुलूस आपका अतुल शर्मा जी के यहां रोक दिया गया, चौराहे पे रोक दिया गया। पुलिस आई, इंस्पेक्टर साहब अपने साथ थाने ले गए हम लोगों को, अंजुमन के लोग पहुंचे 2-4 लोग, बच्चे वहीं खड़े रहे, लंबा टाइम गुजरा। कुल मिलाकर इंस्पेक्टर साहब ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और जुलूस को निकालने की बात कही कि जुलूस हम निकलवाते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपना जुलूस निकाला। कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बेवजह विरोध भी किया। जुलूस अपने रास्ते से होता हुआ पहुंच गया। लेकिन शाम को एक प्रशासन की बड़ी मीटिंग होती है जिसमें 40-50 लोग, हिंदू और मुस्लिम के जितना जिम्मेदार तबका, सब लोग शामिल होते हैं। हमारे पास फोटोग्राफी हो चुकी थी जिसमें पुलिस के लोग भी उसमें शामिल थे, नवाबगंज के हिंदू समाज के जिम्मेदार लोग भी शामिल थे, और मुस्लिम के जिम्मेदारी लोग भी शामिल थे। उनमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हो गए थे जो उस वक्त अब जिंदा नहीं रहे, मर चुके थे, जैसे मसीह अहमद चेयरमैन साहब। वहां पर बहुत बहस हुई। उसमें एसपी सुब्रत त्रिपाठी जी थे उस दिनों, एसपी देहात, वो भी आए हुए थे। अमरदेव सीओ साहब थे, शर्मा जी इंस्पेक्टर थे।
बड़ा वाद विवाद हुआ और कई रास्ते कमेटी के सामने रखे गए। उसमें सब लोगों ने कहा कि अंजुमन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के सामने बताइए, ये अपनी बात का जवाब देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा कि बताइए कौन कौन से रास्ते हैं। तो उसमें 10 रास्ते हमने बताए, लेकिन कुछ हिंदू समाज के वो लोग जो समाज में जुड़ाव नहीं रखना चाहते बल्कि एक वैमनस्यता पैदा करना चाहते, उन लोगों ने कोई सा भी रास्ता डिसाइड नहीं किया, माने नहीं। आखिर में प्रशासन का रोल पॉजिटिव रहा और उन्होंने ये सोच लिया कि ये लोग गलत हैं और ये लोग हर रास्ते पर हर रास्ता बताते रहे, हम सहमति देते रहे, वो तैयार नहीं हुए। पुलिस प्रशासन ने अपना सख्त रवैया इस्तेमाल करते हुए अल्टीमेटम दिया कि हम निकालेंगे, देखिए जुलूस कैसे नहीं निकलता है, जहां से चाहेंगे हम निकालेंगे, या तो सबको बंद करते हैं तुम्हें हम, और या फिर हम जो रास्ता देंगे वो देंगे। दोनों समाज के दोनों लोगों ने ब्लैंक कागज पर अपने दस्तखत कर दिए और प्रशासन ने फिर अपनी तरफ से वो रास्ता कर दिया जो आज की तारीख पर रास्ता यही डिसाइड कर दिया, ऑन रिकॉर्ड हो गया, इस रास्ते से हम जुलूस निकालना शुरू हो गया। तब से आज तक लगातार जुलूस परंपरा एक पड़ गई, एक परंपरा है, अब तो रिकॉर्ड में ही। परवेज साहब तो लंबा की संस्था है जिसकी बात कर रहे हैं, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, लेकिन आप राजनीति में किस तरह से हैं? राजनीति में भी चूंकि उन दिनों में पढ़े लिखे लोगों के बीच में उठना बैठना था, पढ़ाई से ही मेरा संबंध था, और ज्यादातर जिन परिवारों में मैं पढ़ा रहा था उन परिवारों में पढ़े लिखे लोग भी थे, लोग राजनीति के क्षेत्र में। अतुल शर्मा जी थे, 88 में चुनाव हुआ, उस वक्त समाज में ज्यादा मेरा लगाव था। 88 में नगर पालिका का पहला चुनाव होता है, और चूंकि समाज में मेरी बहुत योगदान रह चुका था, जब चुनाव लड़े 88 में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक उससे पहले एक लंबा गैपिंग हुई थी, चुनाव नहीं हुए थे। उसमें ये उससे पहले 16, 17, 18 साल पहले नगर पालिका नहीं बल्कि टाउन एरिया था, जिसके आखिरी चेयरमैन मसीत अहमद चेयरमैन थे। 18-20 साल के गैप के बाद पहला चुनाव 88 में नगर पालिका के रूप में होता है, जो मरहूम अब्दुल वहाब साहब पांडे जी के बीच में हुआ था। अब्दुल वहाब साहब पांडे जी और हाजी रशीद लड़े, जिसमें सेकंड नंबर पर रनिंग कैंडिडेट के रूप में अब्दुल वहाब साहब और विनिंग जो थे पांडे जी रहे। तो इसमें मैंने भी अपना चुनाव लड़ा था। उस वक्त नवाबगंज नगर पालिका में 13 वार्ड थे, आज की तारीख में 25 हैं। वही 13 वार्ड थे जो आज की विधानसभा और लोकसभा में आज भी मौजूद है, वही वार्ड 88 में नगर पालिका में भी। मैं 11वें वार्ड से मैं चुनाव लड़ा। ये जो वार्ड जिसमें बैठे हैं ये वार्ड 11 है। आज की तारीख इतना बड़ा ये वार्ड था कि आज की तारीख में तकरीबन 6 या 7 वार्ड इसके हैं, कब्रिस्तान तक ये वार्ड मौजूद है। भट्टा पहलवान और कब्रिस्तान तक ये सारा एक ही वार्ड था, इसमें मैं लड़ा। और मेरी लड़ाई भी बहुत ही अभूतपूर्व थी, इसलिए कि मेरे इस वार्ड के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ प्रत्याशियों का नहीं था। उन दिनों अतुल शर्मा जैसी शख्सियत कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे, उनके भाई अरुण साहब लड़ रहे थे मेरे मुकाबले पे, और अतुल शर्मा का विरोध के रूप में बेचलाल ब्लॉक प्रमुख और चेतराम मंत्री के रूप में मौजूद थे, उनका भी इंटरेस्ट था इसमें। चुनाव बेहद मुकाबले का हो गया क्योंकि इन सबकी प्रतिष्ठा इनसे जुड़ी हुई थी, काफी कड़ा था, बहुत ज्यादा। मुझे प्रयास भी किया कि भाई वो चूंकि दोनों लोग अतुल शर्मा को हराना चाहते थे राजनीति में और उनके भाई लड़ रहे थे, हमसे प्रभाव जोर डाला कि आप सब लोग बैठ के एक कैंडिडेट तैयार कर लिए। 11 कैंडिडेट लड़ रहे थे मुस्लिम में, और उधर कैंडिडेट अतुल शर्मा जी के भाई अकेले लड़ रहे थे। प्रेशर डाला, मैंने कहा कि देखिए मैंने बहुत समाज में काम किए हैं, मैं नहीं बैठूंगा। जैसा मंत्री जी को अपनी मान सम्मान का अगर एहसास हो तो वो अपना कैंडिडेट बैठाए, बेचलाल जी को अपना सम्मान कर रखना तो वो बैठाए, मैं नहीं बैठ रहा, मैं तो जीत रहा हूं, मैं जीतूंगा। और नतीजा ये निकला कि इतने मार्जिन से मैं चुनाव जीता था कि शायद मेरी जानकारी आज तक भी इतने वोटों से यानी 25 उस वक्त में 2500 वोट का वार्ड था। जब वोट कुल मिला के 8, 9, 10 हजार वोट हुआ करते, तब 2500 वोट था उन दिनों। चेयरमैन ही हो जाती थी, 2000 का अंतर। हाँ। 2000 पे चेयरमैन ही हो गई थी, पांडे जी जीत गए थे, तो 2100 वोट पे जीत गए थे। 2500 का पूरा वार्ड था। तो वहां से शुरुआत हुई और मेरी मेंबरी का जो मामला रहा, उस वक्त के बाद से 7-8 चेयरमैन साहब चुनाव हो चुके हैं, 6-7-8 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इतना आक्रामक मेरी मेंबरशिप थी कि वो भी ऐतिहासिक मेंबरशिप है पांडे जी के वक्त की। वही हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि आपने एक हमारे सवाल भी नहीं हुए, आप जवाब में पहुंच गए। वो एक ऐतिहासिक दौर ये था कि उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो हमारे सवाल में था।
आप पूछ लिया। तो बताइए, लेकिन किस क्या क्या खास था, क्यों आया था वो अविश्वास प्रस्ताव? ये रह देखिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, राजनीति का क्षेत्र रहा हो, समाज का क्षेत्र रहा हो, इसमें दो चीजों पर मैंने हमेशा ध्यान रखा और आज तक भी है, जिसका अफसोस लोगों को है लेकिन मुझे नहीं है। वो ये कि मैंने अपने स्वाभिमान और चरित्र से कभी समझौता नहीं किया है। रियाज जी, आप कांग्रेस में भी रहे थे और अभी बता देता हूं, वो भी बता देता हूं। स्वाभिमान से मैंने अपना समझौता नहीं किया। पांडे जी भी उस वक्त के हिंदुओं के आक्रामक चेहरा के रूप में थे, जिसकी बुनियाद पर वो चेयरमैन बने। तेज भी थे। हमारा नाराजगी की बुनियाद जो थी वो ये थी कि पांडे जी प्रेशर बना के अगर चाहते कि हमें दबाव बना दें, क्योंकि लालच तो है ही नहीं हमें, हम चाहते थे कि हम छोटी जगह से जीते हैं और आप चेयरमैन हैं, आप सम्मान के साथ अपना व्यवहार करिए। हम छोटे हैं लेकिन आपका ही हिस्सा है, आपका व्यवहार हमारे प्रति मोहब्बत वाला हो। इसमें कहीं ना कहीं गैपिंग रही, जिसकी बुनियाद पर यह अविश्वास प्रस्ताव तक बात पहुंचती है। अच्छा, थोड़ा सा इसी बीच में और भी, चूंकि बात इसमें यादों में भी आ जाएगी, आपके साथ उस टाइम और एक दो जो मुस्लिम चेहरे थे, सभासद थे, उनका भी हल्का सा नाम लेके जिक्र करते रहे, लंबे नहीं शॉर्ट में। उसमें हमारे साथ में शब्बीर भाई जो आपके ताऊ लगते हैं वो थे, हारून भाई, मरहूम इस्माइल साहब थे, अच्छा, हारून सभासद थे, शमशुद्दहर हमारे साथ थे, अमजद भाई हमारे साथ थे, वाइस चेयरमैन। ये तकरीबन रजिया बेगम को छोड़कर मुस्लिम के जितने भी मेंबर थे वो सब हमारे साथ थे। और नतीजा निकला कि बोर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया उस वक्त 13 और 5 18 शायद सभासद होते, 5 नॉमिनेट और 13 ये, उनमें से तकरीबन 4 या 5 सभासद चेयरमैन साहब के फेवर में थे, बाकी टोटल उनके खिलाफ थे। नवाबगंज में बड़ी अजीब सी स्थिति थी, हम छोटे छोटे थे, लाठी चार्ज हुआ था बाकायदा, जब वोट डाले गए थे, इस तरह से कुछ था, घटना हुई थी। उसमें ये हुआ था, क्योंकि वो लड़ाई राजनीतिक बना दी गई, पार्टी लेवल पर बना दी गई, क्योंकि पांडे जी भी बीजेपी का चेहरा तो थे ही, हिंदुत्व का चेहरा भी थे, तो बड़ा चेहरा थे, बड़े चेहरा थे। तो नतीजा ये निकला कि सारी बीजेपी और सारा लीडर यूनाइट हुआ और उस अविश्वास प्रस्ताव के प्रोग्राम को फेल कैसे किया जाए, इस पर उनकी रणनीति शुरू होती है। नतीजा ये निकला कि उन्होंने वक्त से पहले ही नगर पालिका के चारों तरफ के रास्तों को घेरना शुरू किया और नगर पालिका के अंदर भी एक पटाखा छोड़कर ब्लास्ट की चर्चाएं पैदा कर दी। हुआ भी, लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ, चूंकि सरकार इनकी नहीं थी, हरीश कुमार मिनिस्टर थे, कारागार मिनिस्टर, और जो उनके बेटे थे देवेश कुमार, वो अतुल शर्मा जी के साथ थे। इतना दलबल यहां लगा दिया गया था, प्रशासन को यह एहसास हो चुका था कि यहां पर कुछ भी किया जा सकता है। नतीजा यह निकला कि फिर उन्होंने जो लाठी चार्ज करना शुरू किया, कांग्रेस की सरकार थी, मैं भी कांग्रेस में ही था, इतना लाठी चार्ज किया कि मैं नाम बताऊं तो बेहतर नहीं है। नहीं, उसमें आपने कितना समय बिताया हो? कांग्रेस में भी कम से कम 20 साल तक तो मैं लगातार, ये 14 साल, करीब 13-14 साल मुझे समाजवादी का नगर अध्यक्ष बने हुए। इससे पहले जब से मैंने हो संभाला 18-20 साल के, उसके बाद टोटल टाइम मेरा कांग्रेस में ही था। क्या लगा समाजवादी में इस समय है और कांग्रेस में क्या बदलाव अनुभव आपको दोनों का है? अनुभव देखिए, हम बहुत बड़े नेता तो हैं नहीं जो हमें ऊपर लेवल पर सोचना है। उस वक्त भी हमें जिला तक बहुत सोचना था और आज भी जिला स्तर तक ही सोचना है। उस वक्त के जिला स्तर पर जब हमें लगा कि ये लीडर जो है समाज के काम करने की पोजीशन पर नहीं है, हम जिनसे जुड़ाव रखते हैं, रात दिन इनके लिए मदद करते हैं, हमारे अपने लोगों पे दिक्कत आ रही है, वहां पर कोऑपरेट नहीं करते हैं, हमने वो छोड़ दिया। वो रूप हमने भगवत शरण में देखा, उसकी बुनियाद पर भी हम। परवेज साहब, आप क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सबने सीखा है, परवेज साहब के सवाल को आप घुमा गए। परवेज साहब ये पूछना चाहते थे बहुत शॉर्ट में, 2 लफ्जों में, कि कांग्रेस और समाजवादी दोनों के आप नेता रहे हैं, दोनों में नगर अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं राजनीतिक, लेकिन दोनों पार्टी में आपको बेहतर पार्टी कौन सी लगी, कांग्रेस सपा में अगर बात करें? देखिए, ऐसा होता है, बेहतरी का पैमाना कोई छोटा सा नहीं है, कोई 1-2 बातों को लेकर पैमाना नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस बेहतर न होती, जब तक बेहतर थी उस वक्त तक 70 साल तक उसने हुकूमत की, ये बेहतरी की बात थी, और सारा हिंदुस्तान का हिंदू और मुस्लिम का मेजॉरिटी में समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस रही।
लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि कांग्रेस की दुर्दशा की स्थिति आ गई, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया, कहीं ना कहीं गलतियां हो गई होंगी, जिसकी बुनियाद पर वही लोग जो उसके साथ जुड़े थे उससे अलग हो गए, और उसका नतीजा निकला कि क्षेत्रीय पार्टियों ने जन्म ले लिया। आपने अपनी बातचीत में भी भगवत जी के, उसके बाद हम भगवत जी के साथ, तो भगवत जी के साथ जुड़ गए या समाजवादी में जुड़ गए? नहीं नहीं, जुड़े तो हम पार्टी में ही हैं, जी, पार्टी में ही जुड़े हैं। अगर पार्टी में ना जुड़ते तो फिर भगवत शरण से कैसे जुड़ेंगे? अगर भगवत शरण जी ये कहेंगे कि हम भाजपा में चले जाएंगे, तो शायद मेरा अपना मन है कि मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ। आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी में हूँ। क्या वजह है नवाबगंज में समाजवादी कमजोर होती जा रही? कहाँ गलती हो रही है, जमीनी स्तर पर या नेतृत्व में? नेतृत्व हो रहा है। आपके सवाल का जवाब सिर्फ नवाबगंज इसलिए नहीं है कि जो हाल नवाबगंज का है वो पूरे हिंदुस्तान का है। सिर्फ नवाबगंज पर कहकर ये बात अपने संगठन की कमजोरी को मैं बयान नहीं कर सकता हूं बेवजह। ये अगर होता तो फिर बाकी जगह कोई वही हाल है। बात यह है कि वक्त की परिस्थितियां चेंज हुई, समाज की सोच में बदलाव आया। बात सही। अगर एक आध राज को छोड़ के, जैसे बंगाल उंगाल को छोड़ दे, तो आज भाजपा एक तो फिर चेक वो बहुमत चीज की तरफ हर जगह है। हालांकि गलतियां भी होती हैं, संगठन में भी गलतियां होती हैं, पार्टी में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चूक होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा संगठन है, हम अपने घर के निजाम को संभालने में कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को एक आध को बिगड़ा हुआ देखते हैं, खराब देखते हैं, उसे नहीं मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन आज के वक्त में भाजपा बूथ स्तर पर मजबूत है और समाजवादी पार्टी हम देख रहे हैं सिर्फ पोस्टरों में मजबूत। ऐसा है, बूथ लेवल पर भाजपा का टोटल बूथ अध्यक्ष मौजूद है, चूंकि वो सत्ता में है, उनकी हाहाकार दिखाई देती है, इसलिए लगता है समाजवादी का भी कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसका बूथ अध्यक्ष मौजूद ना हो। परवेज साहब, थोड़े से चूंकि मीडिया में आजकल बड़ी कहानियां आई हैं, एक तरफा बात करते हैं, कोई जो सवाल पूछना चाहिए हम अपने नेताओं से। अंसारी साहब जो है मेरे चाचा हैं रिश्ते में, बहुत सीनियर लीडर हैं, हम लोगों ने भी इन्हीं लोगों के बीच से कुछ सीखा है। लेकिन कुछ जो दर्शक चाहते हैं, दर्शक कहते हैं आप अपने रिश्तेदारी देख के कड़े सवाल करना भूल जाते हो। तो साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने भगवत जी का नाम लिया, आज आप भगवत जी से जुड़े हैं, भगवत जी के बारे में सिर्फ एक ही पूछना चाहूंगा, एक ऐसा काम बताइए भगवत जी ने किसी मुस्लिम के साथ किया हो जो यादगार बन गया हो। नहीं, पहले तो ये पता चले कि किस तरह का काम जिसको भगवत जी का काम माना जाए। राजनीति में आगे बढ़ाने का काम हो, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, खेल के क्षेत्र में किसी का सहयोग करने का। ठीक है, देखिए, अगर हम राजनीति में देखते हैं तो सारे ब्लॉक प्रमुख उनके, डायरेक्टर उनके, बैंक चेयरमैन वो बनाते हैं, और यहां तक जिला पंचायत की अगर बात करें हम सारी चाचा, तो एक टिकट मुझे याद है सिर्फ समाजवादी ने जो दिया, खतीब को दिया। इससे पहले भी एक से ज्यादा हैसियत नहीं समझते, जबकि बोर्ड मुसलमान एक तरफा दे देता है। तो किसी मुस्लिम को बढ़ाने का नहीं, उसमें यह है कि वोट सब एक तरफा देते हैं, लेकिन वोट का डिवीजन जो है पूरे विधानसभा में इस तरह का है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम होने के बावजूद भी आप जीतने की स्थिति पे नहीं। अगर नवाबगंज का बूथ होता तो आप लड़ा देते, जीत जाते। निचोला का होता तो आप जीत जाते। नहीं, आपने नहीं दिया टिकट, हमने हाजी मुन्ने साहब ने 7 नंबर से जीत के दिखा दिया। हाँ, जीत लिया। अगर ऐसी समाजवादी भी और वोटों अगर बाटों में टिकट दे, तो ऐसा नहीं कि मुसलमान सिर्फ एक हमारी हैसियत है, सिंगल एक जिला पंचायत का एक टिकट के लिए हम समाजवादी के लिए या भगवत शरण के लिए समर्पित रहेंगे पूरे नवाब। पिछली बार में कितने लोगों ने मांगा होगा टिकट? बहुत जगह से मांगे गए। किसने मांगा? सिर्फ हमारी नॉलेज में सिर्फ 2 लोगों ने मांगा जी। एक खतीब साहब ने मांगा, डॉक्टर मोइन बेग ने। तो कोई वजह लोग मांगना क्यों नहीं चाहते समाजवादी से? नहीं, मांगना नहीं चाहते, उनमें हर वार्ड की स्थिति पता भी है। पहले अब जैसे आज की तारीख पर लोगों में रुझान आप जो सुन रहे होंगे लड़ने वालों का, आप जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, लोगों का ज्यादातर जो रुझान चल रहा है वार्ड नंबर 5 पर उनका फोकस चल रहा है जी, या 6 पर चल रहा है। अच्छा, ये कहते हैं अंसारी साहब आप कि आपने जो भगवत जी ने जब मंत्री थे, उन्होंने एक ढंग से डिवीजन कराया बाटों का, एक ढंग से काटे या उनका परसीमन कराया कि सिर्फ सारे मुसलमान गांव को एक जगह इकट्ठा कर दिया। बड़ा गांव है लभेड़ा, उसको 5 में कर दिया, हरेरपुर को 5 में कर दिया, लालपुर का कुछ हिस्सा, हाफीगंज पूरा, रिछोला पूरा, तो एक ही जगह इकट्ठा कर दिया कि ये दूसरी जगह मांग ना सके। ये एक आरोप है बड़ा। नहीं, ये आरोप हो सकता है, लेकिन हमारी अपनी सोच ये है कि उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुलाई भी थी। उनका मकसद ये था कि हर कीमत पे मेरी विधानसभा से भी एक कोई ना कोई मुस्लिम चेहरा भी नेतृत्व के रूप में वहां पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा वार्ड तैयार कर दिया कि जिसमें हर हाल में मुस्लिम जीत सके। ये उनकी सोच थी। एक
अब बाकी कोई है नहीं, अगर इसको हटाएंगे फिर जीतने की पोजीशन पे ही नहीं है आप। जनता का कहना है कि नेता चुनाव के वक्त पहुंचते हैं उन तक, लेकिन इस बीच जो है वोट तो ले लेते हैं, वोट के बाद पहुंच नहीं होता है। इस पर आपकी क्या राय? वोट मेरे हिसाब से अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने मतलब के लिए आते, तो मैं दोष उन पे नहीं बल्कि जनता, मैं जनता को दोष देना ज्यादा बेहतर समझूंगा। क्या वोट लिए, मुसलमानों के वोट लिए, लेकिन अब किसानों की अगर हम बात करें, नवाबगंज में हालात बहुत खराब, किसानों की कितनी आवाज उठा रहे भगवत जी? मेरे अपने हिसाब समाजवादी से ज्यादा गन्ने की बात, किसानों की बात, धरना प्रदर्शन आज तक किसी ने नवाबगंज में किया ही नहीं, किसी ने जितना समाजवादी ने किया। आज के दौर में विपक्ष में रह के आज जो विपक्ष, आज की जो स्थितियां हैं, ओसवाल फैक्ट्री पर और बजाज पर 70-80 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का गन्ना 2 साल का। तो परवेज साहब का कहने का मतलब यह है कि उसमें भी कहीं समाजवादी इन किसानों की आवाज उठाने में पीछे है। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी यहाँ से चुनाव हार गई विधानसभा, समाजवादी कहाँ हारी? विधानसभा तो समाजवादी ही जीती। नहीं, लोकसभा में जीती है। हम विधानसभा भगवत जी जो चुनाव हारे डॉक्टर आर्या जी की, हार जीत तो होती रहती है। मान लीजिए विधानसभा में हार गए, लोकसभा में जीत गए, तो कमजोर कहाँ हुए? तो आवाज फिर जब जीत गए उसके बाद भी वो आवाज उठाना चाहिए जो दमखम सपा में नजर आता था, जो तेजी, जिस बुलंदी के साथ आवाज उठती थी, आज वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। कमजोर है इसलिए कि लोग कमजोर हो चुके हैं। अब वो ही नहीं चाहते, उनके फैसले ही ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा जो लगाव है, हमारे जो फैसले हैं वो भी तो गलत हैं। हम नवाबगंज नगर की बात अगर इसी से जोड़कर कर दें तो मुझे बताइए कि नवाबगंज की जनता जो है किस आधार पर, क्या काम का आधार बनाती है? एक सवाल है, चलिए आपके सामने कर देता हूं। क्या कमियां रही पिछली बार जो समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा में हारी थी? कमियां कहीं ना कहीं यह रहा कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो रही होगी, जो हम अपने को उन तक पहुंच ना सके, उन तक जोड़ ना सके। और बाकी तो आप देखिए, मैंने एक सवाल का जवाब आपको दिया था कि ये नवाबगंज की बात नहीं है। अंसारी साहब ने बताया कमी रही होगी, आप नगर अध्यक्ष हैं तो उसको विस्तार से उस तरह बताना चाहिए। मैंने इस सबका एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज की परिस्थिति ही ऐसी है, जब राजनीतिक रूप में पार्टियों का ना होकर इसमें धार्मिक जुड़ाव ज्यादा हो गया। बात विधानसभा पे आते आते नगर तक आप ले आए कि नगर के लोगों की, आज की तारीख में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो आदमी के कैरेक्टर पर होना चाहिए थे। हर चुनाव को कैरेक्टर पर, उसके काम करने की क्षमता पर, उसके एजुकेशन पर, उसकी बेहतर सोच पर, इस आधार पर होना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर जो खराबी पैदा हो रही है वो ये हो गई कि ये चीजें सब गूढ़ हो चुकी है, और ये चुनाव अब जो होने लगे वो कहीं ना कहीं बिरादरी पर, धर्म का, अपनों का, रिश्तेदार, ये चीजें कहीं ना कहीं सीमित हो गई, जिसका रिजल्ट खराब हो रहा है। बात नगर की जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, इशारे से जो आप कर रहे हैं, हमने भी इस बार ये चुनाव लड़ा था चेयरमैनी का, तो उसमें नहीं जानते, लेकिन एक बड़ा आरोप एक आप पर लगता है। बताइए। कि आपने जिनकी बात कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर ताहिर, आप इशारे में कर रहे हैं, चूंकि हम मीडिया से हैं इसलिए हमें खुलकर वो बात रखना पड़ेगी अपने दर्शकों के सामने। आपका इशारा भाई है, पढ़े लिखे हैं, तो घुमा के ही जवाब देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं आप पर एक आरोप है कि आपने डॉक्टर ताहिर को हराने के लिए हमेशा, जब से आप चेयरमैनी लड़े, आप उस टाइम आप कामयाब नहीं हो सके, उसके बाद से आप लगातार डॉक्टर ताहिर को हराने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। उसी का हिस्सा थे उनके भाई के राशिद, जो उनके सगे चचेरे भाई थे, उनको मैदान में ले आए आप, उनको हराने के लिए। एक आरोप है ये आप पर लगता है। अगर उन्हें नहीं लाता, इससे पहले चुनाव जो लड़े थे, आरोप तो तब भी लगेंगे। जब नवाबगंज की जनता का रुझान ही एक तरफा नजर आ रहा है तो उन्हें हर वो काम गलत नजर आएगा जो उनके खिलाफ है। तो आपने कहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में 2 लोग टिकट मांग रहे थे, एक नूरुल इस्लाम और दूसरे राशिद। दोनों का पार्टी ने जब मंथन और चिंतन किया, जब पार्टी ने दोनों को देखा, परीक्षण किया, एग्जामिन किया, तो उसमें किसी हद तक बेहतर उन्होंने माना। लेकिन पार्टी का ये मंथन बेकार चला गया। पार्टी का मंथन, क्योंकि राशिद जो थे पार्टी का सिंबल लेने के बाद भी नूर इस्लाम से पीछे चले गए। नूर इस्लाम ज्यादा वोट ले गए, फिर पार्टी का मंथन क्या रहा? देखिए, पार्टी जो काम कर रही है उस वक्त जब टिकट दे रही, तो उस वक्त कहीं वोट लेकर तो कैंडिडेट जा नहीं रहा, गठरी बांध करके ये वोट हम ले आए, इतने हैं आपके। तो मंथन फिर किस चीज? वो इस बात का मंथन करती कि प्रत्याशी समाज के अंदर बेहतर कौन है।
राशिद साहब कहीं नहीं दिखे, कहीं समाज सेवा में आज तक एक जनता का आदमी हम निकालते हैं कि राशिद साहब ने कहीं एक किसी व्यक्ति का काम किया हो। प्रोफेसर है, अलग बात है, पढ़ाने जाते हैं। पहले तो ये था, उन पर आरोप था कि कहीं किसी से दुआ सलाम भी नहीं करते थे। चुनाव लड़ने के टाइम आए, थोड़ा करने लगे, उसके बाद से वो कहते थे कि हम फिर लोगों का साथ देंगे। आज फिर वो वही बैक टू पवेलियन हो गए, कहीं लोगों से उनका जुड़ाव नहीं रहा। चाचा अगर फिर वैसे उसमें देखा पार्टी ने, वैसे तो ये सब तुम्हारे परिवार का मामला है। नहीं, ये पत्रकारिता और एक नेता की बात चल रही। चाचा ऐसा है, हमारे चाचा पार्टी ये देख रही है कि मेजॉरिटी यहां पर अंसारी तो है जी। हर पार्टी गंगवार का प्रत्याशी बनाना क्यों चाहती है? बहुमत में लगता है। बहुमत तो नगर के अंदर भी बहुमत का भी कहीं ना कहीं सोच पार्टियों में रहती होगी, नंबर एक। दूसरी बात कि वो तुम्हारे परिवार से भी जुड़ाव रखते हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम क्या देख रिजल्ट निकल के आएगा, बातचीत करने का बात देखें तब क्या रिजल्ट निकल के आएगा। और रही बात समाज सेवा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पिछले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम किया था बच्चों को सम्मानित करने का, अगर आपको याद हो तो। एक कैंप भी लगवाया था। यस, बड़ा कैंप लगाया, ये समाज सेवा ही तो थी। और आज की तारीख में भी जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मैटर है, 2 बार मीटिंग बुला चुके हैं, उनकी समाज सेवा ही तो है। और आज की तारीख में SIR को लेकर एक ग्रुप बनाकर जो लगातार काम कर रहे हैं उनके लोग, ये समाज सेवा ही तो है। अब मुझे नहीं पता चला कॉलेज के आपकी जामा मस्जिद का मामला है, उसमें भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। कहां पर मतभेद है वो तो वो जाने, मैं तो ये चीज देख रहा हूं कि समाज में वो जुड़े हुए हैं। अब बाकी समाज किस चीज को समाज सेवा मानेगा? से पहले कैंप लगा, उसके बाद कैंप नहीं लगे, 2.5 साल का समय बीतता जा रहा है। अब तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, SIR का काम तो कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का काम तो कर रहे हैं। कहाँ 2 बार मीटिंग बुला चुके हैं सरताज मैरिज हॉल में भाई। अच्छा, पार्टी की मीटिंग में बुलाना है, लेकिन पार्टी की नहीं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जितनी है उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन्हें बुला रहे हैं। मस्जिद को, मदरसों को, खानकाह को, कब्रिस्तान को, कमेटी को, इन्हें बुला रहे हैं क्योंकि ये काम भी बेहद जरूरी हो गया है। अच्छा, नगर से उठ के हम एक बार आ जाए। आपने 2 जीतों की बात करी, एक हार एक जीत। विधानसभा में भगवत जी को हार मिली, लोकसभा में सुप्रिया परवीन सिंह ऐरन साहब को जीत मिल गई आपकी विधानसभा में। तो अब चेहरा अगले विधानसभा में, चूंकि भगवत जी का बहुत करीबी माना जाता है आपको, अगर सुप्रिया ऐरन टिकट लेके आ जाएंगी फिर आपकी क्या सोच होगी? नहीं, सुप्रिया ऐरन अगर टिकट लाएंगे, सुप्रिया ऐरन के अलावा कोई और लाएगा तो एन अंसारी नहीं, माननीय भगवत सरन नेताजी हमारे जो है वो भी उन्हीं को लड़ाते नजर आएंगे। लगता है आपको? लगता नहीं है, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अगर कहते हैं भगवत सरन जी अगर इसी बार ऐरन साहब को अगर चुनाव लड़ा दिया होता तो ऐरन बहुत लंबी जीत हो जाती, 20,000 से। नहीं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो पार्टी लेवल की बातें हैं, वो मंजर आम की बातें भी नहीं है। अगर वो लगते नहीं तो चुनाव ये इस पोजीशन पर पहुंचता नहीं। मुझे लग रहा है 27 को लेके जिस तरह से नगर में होर्डिंग लगे हुए हैं, आपके समाजवादी पार्टी से पुरुषोत्तम गंगवार है, उन्होंने भी जगह जगह होर्डिंग दावेदारी के रूप में पेश किया है। भाई पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसी विशेष वर्ग की पार्टी तो है नहीं, किसी विशेष आदमी की तो है नहीं। टिकट तो मांगने का अधिकार सभी को है। अगर कल मैं मांगने लगूं तो मुझे कौन रोकेगा? अच्छा चाचा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, फिर जिला पंचायत चुनाव का ही, क्योंकि आगे चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव होने, प्रधानी के होने, लेकिन मेन चुनाव जिला पंचायत का रहता है। प्रधान तो अपनी शख्सियत से गांव में जो चाहता है जीत जाता है। जिला पंचायत में पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नवाबगंज में लगभग, अगर हमें ध्यान है तो 5 से 6 सीटों पे जीत हासिल की। जब आपका अध्यक्ष आता है चुनाव लड़ने के लिए तो वो 4 वोट ले पाता है, 4 ही मिले। आपके 6 वोट जो विधानसभा के थे वो भी सारे वोट आपके अरविंद डब्लू साहब प्रत्याशी, जहां तक मुझे याद है, चुनाव लड़े, वो भी वोट नहीं मिल पाए उन्हें 6 के 6 नवाबगंज के। किस तरह से ये देखते? राजनीति में बहुत सारी चीजें पैदा हैं। हमारी अपने हिसाब से अगर मैं जहां तक देखूं कि आज की तारीख में जो राजनीति है वो 2 बिंदुओं पर टिक गई है, एक अपराधीकरण और एक आर्थिकरण। अपराधी लोग भी जेलों में से जीत जाते हैं और या धन बल के आधार पर लोग चुनाव जीत रहे हैं। समाज के सब लोग जानते हैं इस तरह से बहुत सारे लोग जो धन बल वाले हैं आज की तारीख में चरित्रवान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बहुत पीछे रह गए पैसे के उसमें, क्योंकि समाज के अंदर की सोच में खराबी आ गई है। भाई मैं कहना चाह रहा था कि जिस ढंग से अरविंद डब्लू साहब थे, भगवत जी के बहुत करीबी थे, नवाबगंज विधानसभा से ही जीते वार्ड नंबर 2 से।
इसमें जो जीतने वालों की संख्या थी, इसमें नीलम गंगवार, इसमें जीतने वालों की संख्या थी भगवत शरण गंगवार के साहब के सगे भाई वार्ड नंबर 8 से चुनाव जीते। भगवत जी के सारे करीबी लोग 6 चुनाव जीत रहे हैं, वो भी धनबल में अपने आप को कहीं इधर उधर कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को इस बार हम चुनाव से बाहर करते हुए देखेंगे, पार्टी एक्शन लेगी। टिकट क्यों देगी? डब्ल्यू जी को कितना टिकट में कितना वोट मिला? 4 टिकट मिले, जहां तो 4 वोट मिले जहां तक ध्यान है में। नवाबगंज के नहीं मिले, एक बड़ी चर्चा। मैं वो बात नहीं कहना चाहता, अगर वो कह दूंगा वो तो सवाल मैं कभी वही लोग सामने आए तब मैं उनसे करूंगा। तो ऐसे लोगों को क्या पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी जो अपना वोट भाजपा को बेच दिया, पैसे से बेच दिया? नहीं, ये सब इल्जाम ही तो है। इल्जाम नहीं, धरापल पे साहब 4 वोट मिल रहे हैं। ये डिसाइड कैसे हो कि किसके वो 4 हैं? 4 किसके भाई ये तो तय तो होगा अच्छा, ही नहीं। 2 तो तब भी यहाँ के कोई निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे तो, लेकिन ये अंडरस्टूड तो चीज है कि कौन है वो जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खतीब साहब ने वोट किया, ये बात तो बड़ा क्लियरली ये बात तो तुम कह रहे हो ना, पार्टी बड़ा तो पहले हम उसकी भी हम थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जो मीडिया से जुड़े हैं हमारे, ये जो थे वार्ड नंबर से रिजर्व सीट थी आपके ऐसी सीट से जो जीते दिवाकर जी हैं, तो उनका भी वोट गया पार्टी को। ये 2 दिवाकर जी की रियाजी आपने बात की, लोग जो चर्चाएं हैं कि जाते तक नहीं अपने वार्ड में। नहीं, वो सवाल वो अलग है। वो देखिए, जो अब मान लीजिए जैसे आपका सवाल है, वो जाते नहीं, अगर नहीं जाएंगे, अगर हम अपने वोटर से, अपने समाज के लोगों से जुड़ाव नहीं रखेंगे तो कल आने वाला वक्त जो होगा वो उनके लिए समाज नकार देगा। परवेज साहब, उसकी एक वजह ये रहती है, एससी सीट हमेशा एक नहीं रहती है। जो एससी का जीत जाता है उसे लगता है मैं तो जीत गया रिजर्व, अब पता नहीं कौन सा वार्ड रिजर्व होगा, मुझे लड़ना पड़ेगा। तो वो ध्यान देना ध्यान नहीं देती। हाँ, लेकिन जहां तक सवाल आप वहां पर आप क्लियर नहीं कर पाए कि उन लोगों को टिकट मिलेगा नहीं, पैसे में बिक गए, मोटे पैसे में। हम लोगों के पास पूरी रिपोर्ट। अब वो टिकट किसे मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले तो जब आवेदन होगा, पहले जब वहां पर पार्टी तक बात पहुंचेगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। और विश्वास रखिएगा कि ठीक सही फैसला पार्टी करेगी, सही लोगों को ही टिकट देगी। अच्छा, एक सवाल और भी परवेज साहब, विधानसभा में जैसे अगर कोई मुस्लिम अगर समाजवादी के साथ नहीं, भगवत जी को चुनाव नहीं लड़ा रहा था, जो लोग और दूसरे पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे, तो उनके ऊपर बड़े आरोप लग रहे थे। यही भगवत जी कह रहे थे कि हम चुनाव के बाद इनसे पूछेंगे, इन मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, इन पर मुकदमे लिखवाएंगे। लेकिन कभी भगवत जी के मुंह से ये नहीं सुना जो एक तरफा वोट गंगवार कुर्मी समाज का वोट, जो उनका अपनी बिरादरी का वोट है, उनके मुंह पर बुराई कर रहे हैं, उन्हें वोट नहीं दिया। कभी उनके बारे में हमने नहीं सुना कि हम उन पर भी, उन्हें भी देखेंगे, उनसे मंत्री भगवत शरण जी इस वक्त लगातार मुस्लिम वोटर के समर्थन की बात नहीं, जो मुस्लिम बाकायदा वोट, देखिए बहुत ज्यादा वोट दिया, लगातार कहते हैं, अपनी मीटिंग में कहते हैं वो। नहीं, एक बार कहते थे जब उनके घर पे गए, आपके ही अपने करीबी लोग पंजे पे चढ़ गए, उसमें ऐसा नहीं, ऐसा पे चढ़ गए नहीं, ऐसा वक्त रहा है कि मुस्लिम बेइज्जत करके मुस्लिम ने बहुत वोट दिया, और एक वक्त ऐसा भी रहा कि मुस्लिम ने वोट नहीं भी दिया, और उसके बाद फिर वोट दिया। तो ये राजनीति में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। और उतार चढ़ाव अगर ये मान लिया जाए कि जब वोट दिया और उसके बाद नहीं दिया, अगर ये मान लिया जाए कि अब नहीं देंगे, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे वो? उन्हें फिर उम्मीद थी कि चुनाव अगला फिर लड़ेंगे, हमें मुस्लिम फिर वोट देंगे। हमारा मानना है भगवत शरण का चरित्र इतना प्रभावशाली है कि मुस्लिम वोट जो देता है उस बात मुस्लिम की नहीं है। मेरा मानना है कि जो एंटी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, बीजेपी के लोग में, मेरी नजर में कोई आदमी भगवत शरण के बारे में विरोध करता नजर नहीं आता। वो चाहे वोट दे या ना दे, मैं उनके चरित्र से इतना प्रभावित हूं। राजनीति की बात हो गई, बात गुफ्तगू लंबी होती चली जा रही है, चूंकि परवेज साहब के भी सवाल होंगे, लेकिन एक सवाल आपसे मैं, बस आखिरी सवाल एक है। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा की अलग जगह है, बहुत सारे लोग पैदा किए हैं, लेकिन कहीं आपको एक चीज ऐसी नहीं लगती, इतना डॉक्टर नवाबगंज ने दिया है, इतना एमबीबीएस डॉक्टर, इतने पढ़े लिखे लोग, लेकिन ये नवाबगंज की शिक्षा के लिए आपको कोई ऐसा काम करते दिख रहे हैं जिसको याद रखा जाए अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने नगर के लिए? एक ऐसा काम, इतना डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत डॉक्टर है, कहीं एक स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, थोड़ा इस पर रोशनी डाल दें। ये कौन बना है? डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक स्कूल, हमारे जो स्कूल देखिए ऐसा है, नवाबगंज की जो धरती है वो अब नवाबगंज तहसील तक नहीं, जिले तक नहीं, बल्कि एजुकेशन के परसेंटेज में इसकी चर्चा जिले में तो टॉप नंबर पर है ही, अगर डॉक्टर्स के रूप में अगर देखें तो इसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में होती हैं।
करने की जरूरत यह है कि ये मुस्लिम कौम जहां अपना नाज करती है इन डॉक्टर्स पर, जी, उन्हें तो नाज इसलिए है कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, उनका करीबी, उनका रिश्तेदार, ये सब डॉक्टर्स बन रहे हैं, खुशियां इस बात की हैं। अब ये उन पढ़े लिखे डॉक्टर्स की सोच की बात है कि वो एक मिलकर एक किसी तरह से एक संगठन तैयार करके यहां पर एक ऐसा उन्हें बनाना चाहिए। अस्पताल की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि उन्हें करना चाहिए, जिससे कि समाज, गरीब समाज के लोग, गरीब लोग जो है समाज के लोग, वो लोग जिन्हें बड़ी बड़ी उम्मीद है या जो पैसा खर्च करने की हैसियत में नहीं है, उनका भी सस्ता इलाज हो जाए। ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। एक आध स्कूल बेटियों के लिए ढंग की कोई, और अगर मान लीजिए वो लोग अपनी ही जिंदगी में खो गए हैं तो ये वो जाने, उन्हें कोई प्रेशराइज तो कर नहीं सकता। जिम्मेदारी हम सबकी है वैसे इसकी, लेकिन मिलकर ये काम करना चाहिए भाई। इसलिए उनसे ये सवाल है, वो इतने इस लायक अल्लाह पाक ने उन लोगों को कर दिया है कि थोड़ा थोड़ा अगर इकट्ठा करके कुछ कर सकते। अब अपने अस्पताल खोले नहीं खोले उन्होंने, तो ये एक नगर में दसियों करोड़ के अपने अपने अस्पताल खोलना ले नहीं खोलना। हमारी संस्था, यहाँ मिलकर सब लोग नहीं खोल सकते। जो मदरसा नूरुल उलूम रिजविया की बात करी, आज पट है, बर्बाद है। नवाबगंज की संस्था दरसगाह स्कूल हुआ करता था आपके, ये तो इसी तरह से कोई एक मुस्लिमों के लिए आज बड़े स्कूल सब असल में यहाँ का जो सोच रखने वाला तबका, एक बड़ी अंदर की बात कहने जा रहा हूं, वो लोग जिनकी सोच है, ये एक स्कूल की बात थोड़ी, पूरी तहसील के अंदर अब तक मुस्लिम समाज मिलकर एक अभी तक इंटर कॉलेज अपना ना बना सका। ये दुर्भाग्य की बात है। इतना ही कहलाना था आपसे, ये दुर्भाग्य की बात है। अब इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि वो लोग जिनकी सोच है कि ये काम होना चाहिए, अल्लाह ने उनको इस हैसियत में नहीं रखा कि वो ये काम कर दें, और जिनको बनाया है कुदरत ने उनकी ये सोच पैदा नहीं की कि वो उस लाइन पर आ जाएं, जिसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। हिंदुओं में बहुत है। हमने देखे पवन जी कृष्णा के लिए जब देखते थे लाइब्रेरी 5 लाख 10 लाख रुपया देके चले जाते थे। पवन साहब, ये जैसा कि नहीं, पवन विजय, मैं जानता हूं, जो गुप्ता जी बैंक के जी चेयरमैन रह चुके हैं। और तो हमारे नवाबगंज में एक ऐसे पवन कब निकलेंगे? कोई इतने बड़े डॉक्टर, अच्छा इन डॉक्टरों के लिए मुझे कोई जलन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये तरक्की कर रहे हैं तो हमने जलन, लेकिन एक वो होता है कि नवाबगंज में किसी एरिया में प्लाट बिकता हो, कितने 100 बीघा हो, खरीद लेंगे, लेकिन कौम के लिए क्या देके जाएंगे? बस ये अब उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी को ही, पैसे को ही जिंदगी में उसी को बना दिया है। तो जबकि समाज के काम करने के लिए आदमी की जब तक बेहतर समाज की सोच नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होते हैं। अंसारी साहब, आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, क्या लगता है आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी वापस आएगी मजबूती के साथ, या फिर बिहार जैसा बिहार जैसा माहौल होगा? देखिए, बिहार चुनाव रिजल्ट से आप भी डरे हुए तो होंगे ही कुछ ना कुछ। ना, हम नहीं डरते हैं। मैंने आपको बताया कि समाज के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल है, परिस्थितियों का खेल है। अभी थोड़े दिन पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार वही थी, सत्ता में वही थे, केंद्र में वही थे, भाजपा भी वही थी, लेकिन 43 सीट विपक्ष जीत गया है। तो ये करके निराश होने की हमें जरूरत नहीं कि बिहार में उन्होंने क्या किया। जरूरी थोड़ी कि बिहार में जो उन्होंने किया होगा वो यहां भी होंगे। और रही उनकी मानना तो पब्लिक का ये है कि चुनाव तो बिहार में जनता ने भी, चुनाव तो आरजेडी को, कांग्रेस के महागठबंधन को ही जिताया है। कहीं ना कहीं जो चुनाव का रिजल्ट है वो जनादेश नहीं है। बड़ा नवाबगंज की बात चल रही है, नवाबगंज में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नजर में? नवाबगंज में समस्याएं, अब कौन सी मैं समस्या बता दूं? मेरी समस्याएं हैं यहाँ। एक दो समस्या हो तो बताई जाए। कुल मिलाकर अगर आपके लफ्जों में कह दे कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है भी नवाबगंज, बहुत काम होने बाकी है। बिल्कुल है। लगता है नवाबगंज पिछड़ा है बहुत। नहीं, नवाबगंज तो पिछड़ा क्या, पूरे जिले में सबसे पिछड़ा हुआ है जी। अब वो है ये कि पार्टी इस लेवल पर, हालांकि मैं भगवत सरन की फिर तारीफ करता हूँ, भगवत सरन जी ने स्कूलों को बहुत बनवाया है, लेकिन ये सरकार के आते आते वहां टीचर ही नहीं होगी, स्कूल में चल ही नहीं रहे। स्कूल ही बंद पड़े हैं, प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज सब चल रहे हैं, सब बंद पड़े हैं। आपके सैतल का आरटीआई ये देखिए, वो है आरटीआई, बताइए बंद पड़ी है। तो अब कैसे करके समाज को फायदा मिले उसका? हम चाहेंगे अगर अगली बार आप भगवत जी को, आप या हर प्रश्न में, हर के जवाब में भगवत जी को आप लगातार, हम चाहेंगे इस बार आप अपनी उनसे मांग कर लें बैठे बैठे को कि एक ब्लॉक प्रमुख मुसलमान दे दो। भगवत जी, इन मुसलमानों ने आपका बड़ा साथ दिया है, और एक 5 नंबर के अलावा 2 एक बार जिला पंचायत और टिकट दे दो। हम मांग कर ब्लॉक प्रमुख के लिए कह दें, ब्लॉक प्रमुख करेंगे, भतपुरा या नवाबगंज में से एक दे दें,
या कोई ऐसा पद दे दे जो यादगार बन जाए कि भगत दे जी दे ठीक है। नहीं, दे दे ये उनके बस की बात नहीं है। टिकट तो दे दें, फिर याद टिकट टिकट की बात आप ठीक कही है। जी। आप जो है जिता के लाइए उसे पहले और उसके बाद रखिएगा। नहीं मैं नहीं ना, मैं कह रहा हूँ आप रख दें। नहीं मैं रख आप दूंगा प्रयास करें बिल्कुल मीटिंग। मैंने आपको क्या साहब कहा। साहब मानना पड़ेगा कि आपके नेता कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, जैसे कि जनता बोलती है। अब मुझे जनता का पैमाना ही नहीं पता, कहाँ कितनी बड़ी जनता, कौन, अगर 10 20 50 लोगों ने कहा तो उसे जनता मैं तो मानता नहीं। आप जनता ही नहीं मानते। उसे जनता क्या मानू, उसका जनता का फैसला थोड़ी मान लूंगा। मुझे पूरी जिंदगी मुझे बेईमान लोग कहते रहे और मुझे आत्मविश्वास अपने भला बताया कोई, और जब चुनाव हो जाता तो मैं ईमानदार हो जाता हूँ कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो बात सही है। देखिए बेईमान का और रही बताइए अब आप क्या करेंगे। नवाबगंज में जो भी नवाबगंज के उसे परिप्रेक्ष्य में मैं जोड़ कर देखता हूं कि जो लड़ने के लिए आया वो बेईमान ही हुआ। क्या बात है आखिर, आरोप लग ये जाते जनता ही तो आरोप लगा रही है बस। और बाद में काम उसी से लेती, ईमानदार हो जाता है फिर बाद में वो। और जो ईमानदार होता है जिसे वोट देते हैं वो भाग जाता है, बोरी बिस्तरा समेट के रात में। पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया है। तो जी बताइए और बताइए। जनता के लिए क्या मैसेज है आप? नवाबगंज नगर की नवाबगंज नगर की जनता। भाई नवाबगंज नगर की जनता के लिए मैं तो ये कहूंगा कि जो अल्लाह ने जिन लोगों को नवाजा है, फले फूले लोग हैं, उनकी सोच अल्लाह समाज सेवा में बदल दे और ऐसे काम कर दें। जैसे अस्पताल की अभी बात हुई, मिलकर 2 4 6 लोग एक इंटर कॉलेज बना लें, मिलकर ये डॉक्टर्स लोग कोई संस्था तैयार करके यहाँ का एक अस्पताल भी बना दे, जिससे कि समाज के अंदर समाज सेवाएं बेहतर हो जाए, गरीब लोगों को भी आसानी से शिक्षा भी मिल जाए और उनका बेहतर इलाज भी हो जाए। टीचर की हैसियत से युवाओं को क्या संदेश? देखिए कुल मिलाकर शिक्षा से मेरा जुड़ाव चूंकि रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पढ़ने की जो उम्र है यही वो उम्र है जो बिगड़ने की भी है। यही पढ़ाई की उम्र जो है 17 18 20 22 साल की, यही फ्यूचर को तय करने की उम्र भी यही है। अगर इन्होंने अपने फ्यूचर पर नजर न रखकर अपने वर्तमान पर खाली चलते रहे, बह गए, तो पूरा वर्तमान तो खराब हो ही जाएगा, पूरा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए एक एक छात्र को, नौजवान को चाहिए कि वो अपने जवानी के वक्त में जिस क्षेत्र में है, अगर शिक्षा में है तो बेहतर शिक्षा इस तरह ग्रहण करें ताकि वो उनका जो मकसद है वो आगे चलकर उसमें कामयाब हो जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टार न्यूज भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष एन अंसारी जी। इनसे हमने जो है राजनीति को लेकर तमाम मुद्दों पे बात की है और आगे इसी तरह पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। देखना ना भूलें हर संडे, हर रविवार रात 8 बजे स्टार शख्सियत।